वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 6 नवंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर करता है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिल करते हैं उनके लिए पीटी ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक है, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के सभी जो कोप 27 होने वाले हैं उससे पूर्व जो महत्वपूर्ण कोप आयोजन हुआ है उसके क्या लक्ष्य है उस पर चर्चा होगा। आज बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट कीजिए। शेयर अपने कलीग को, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठी को कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं आप हमारे लिंक को। साथ ही साथ विभिन्न जो सर्कुलेट ग्रुप्स होते हैं वहाँ कर सकते हैं, ताकि हम लोग को प्रमोट आप लोग ज़रूर कीजिए। जिस प्रकार से हम लोग आप लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, जितनी मेहनत की जा रही, आप लोग भी थोड़ा हम लोग के लिए समय निकालिए। और साथ ही साथ आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप ऐप पर आइएगा तो दैनिक जागरण के सभी सेगमेंट आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ टेस्ट प्राप्त होगा बहुत ही लो प्राइस में। वीडियो क्लासेज यूपीएससी स्टेट पीसीएस के क्लासेज अवेलेबल हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिए युक्ति आईएएस के ऐप पर, तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। आपको कम प्राइस में उच्च गुणवत्ता वाले मैटर कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग को सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप उसे इसको अगर फॉलो करते हैं तो परिणाम जरूर ही बेहतर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। आगे बढ़ने से पहले देखिए कुछ चीज़ें आप लोग को आज स्पष्ट कर दूँ। देखिए पहले ही फ्रंट पेज में दो न्यूज आपको देखने को मिल रहा है। एक ईमानदारी भ्रष्टाचार शब्द देखने को मिल रहा है, दूसरा भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए यह दोनों जो टॉपिक है आपको राजनीतिक प्रेरक लगेगा, पर इसके जो टॉपिक के पार्ट है ना वो आपको एग्जाम ओरिएंट है। ईमानदार बनाम भ्रष्टाचारी प्रशासन या ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार के रूप क्या है, ईमानदार प्रशासन शासन और भ्रष्टाचारी प्रशासन शासन के बीच मूल अंतर, इस प्रकार के जो टॉपिक एथिक्स के पेपर 4 में और आपको जीएस पेपर 2 में कवर होता है, तो उसमें आपको यह जो टर्मिनोलॉजी है यूज़ किया जा सकता है। तो आप लोग को मैंने पहले भी बहुत से इस भ्रष्टाचार के मामले के बारे में चर्चा किया हूँ, ईमानदार कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए कुछ बातें की है, तो उसी को है ना आपको कोऑर्डिनेट कर लेना, ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा कुछ बातें नहीं करनी है। अब चीज़ें देखिए, कोई भी पार्टी हो ना, पार्टी विशेष जो भी हो, वो अपने विपक्ष के संदर्भ में कुछ बातें कहेंगे, विपक्ष वाला कुछ पक्ष के संदर्भ में बातें कहेंगे, तो इसके संदर्भ में आपको लगातार ये चलता रहेगा, पर उसके टर्मिनोलॉजी को यूज जरूर करना। क्या ये टर्मिनोलॉजी हमारे एग्ज़ाम ओरिएंट है? तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंट है। लगातार इससे प्रश्न, ईमानदार कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछा जाता है, भ्रष्टाचारी प्रशासन से प्रश्न पूछा जाता है। इसी के प्रकार जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया का आरोप लगाया गया है, तो इसमें भी भ्रष्ट आचरण के व्यवहार का जो कॉन्सेप्ट है आपको एथिक्स पेपर 4 में, वहाँ पर यह आपको यूज हो सकता है, यूज किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग एक्टिव मोड में काम कीजिएगा। इतना तो मैंने आप लोग को अभी तक जो मुझे रेगुलर दोस्त 3 से 4 महीना से फॉलो कर रहे हैं उनको तो इतना समझ में आ ही गया होगा मैं किस संदर्भ में बातें करता हूँ। तो न्यूज़ के पॉलिटिकली को न देख के, पॉलिटिक एस्पेक्ट को न देखते हुए आप एग्ज़ाम एस्पेक्ट को देखिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। चलिए इसी तरह देखिए, नकली दवाओं पर लगाम के लिए पैकेट पर बार कोड अपनाएगा। तो देखिए इस पर कार्य एजेंसी कर रही है, तो अभी इस पर हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, बस इसके की नोट्स को अपडेट करेंगे। देखिए अभी बिल एक आने वाला है, उसके बाद मैं इसको विस्तृत कवर करूंगा। एक बिल आएगा अभी जस्ट अगले महीने लाइसेंस के संबंध में, विनिर्माण लाइसेंस के संबंध में एक बिल आने वाला अगले संसद सत्र में इस पर आएगा, तो हम लोग उसके बाद इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। हालांकि अभी की पॉइंट आप लोग को ये करना है किसके संदर्भ में बार कोड अपनाया जा रहा है, किन दवाओं के। तो दवाओं का नाम यहाँ दिया गया एलेग्रा, एमलिंडा, बीटाकिडिन,
बीटाडिन जो टैबलेट होता है, उसी तरह कैनपॉल, सेप्टल, कैमरिक, डोलो। देखिए डोलो जो काफ़ी चर्चा में रहा था, जो 1000 करोड़ जो घूस देकर अपना प्रोडक्ट्स कोरोना का काल में बढ़ाया था, तो ये डोलो पर भी लगेगा। इसी प्रकार बहुत से आपको दवाओं पर बार कोड लगेगा। बार कोड लगने से होता क्या है, देखिए 2 एस्पेक्ट इसके पूरा होते हैं। एक तो मान लीजिए सजग उपभोक्ता है, जैसे मेरे जैसे उपभोक्ता होंगे, तो बार कोड देखेंगे और गूगल पर स्कैन करेंगे और उसके ब्रांड का नाम, ब्रांड के लेबल, वर्ष किस वर्ष से गठित किया, किस एजेंसी द्वारा बनाया गया है, सभी की इस बार कोड से जांच कर लेगा। अगर नहीं होगा, बार कोड शो नहीं करेगा, तो इसका मतलब दवा नकली है, तो मैं नहीं लूँगा। इसी तरह दूसरा एस्पेक्ट होगा, सरकार को है ना इस पर निगरानी रखने में बहुत आसानी होगी। और तीसरा इसका आउटपुट यह निकलेगा, दोनों के आउटपुट यह निकलेगा कि जो कंपनियां होंगी, निर्माता कंपनियां ना, वो सजग होकर काम करेगी। तो जितने भी धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं दवाएं बेची जाती है, तो दवाएं बेची जाती तो उसका कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होगा ना। और नियम आ रहा है, बिल आ रहा है, तो उस पर जो चीज़ें होंगी हम लोग अपडेट देखेंगे क्या उस पर होगा, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह देखिए मैं लगातार बोलता हूँ, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच जो अंतर संबंध का टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, तो उसमें मौलिक अधिकार से ज़्यादा मैं मौलिक कर्तव्य पर हमेशा बात करता हूँ ना, कि मौलिक कर्तव्य लोगों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मौलिक अधिकार जरूर आपको दिया गया स्वतंत्र व्यवहार के लिए, स्वतंत्र आचरण के लिए, स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए, पर आप सदाचार, स्वास्थ्य और सामाजिक दायित्व के संदर्भ में आपका कर्तव्य सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जितने आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज परिवार के प्रति आपका कर्तव्य उतना ही बढ़ता चला जाता है, आपका कर्तव्य सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं इसी के संदर्भ में हमेशा बात करता हूँ। देखिए बहुत सी चीज़ें संविधान में नहीं लिखी हुई गई है, बहुत सी चीज़ें आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इन फ्यूचर जो घटनाएं घटेगी उसका मूल नहीं लिखा हुआ, पर उसका निचोड़ जरूर लिखा हुआ है। निचोड़ यह लिखा हुआ है, कहने का मतलब मूल, मान लीजिए राष्ट्रगान जनगण मन और वंदे भारत जो है हमारा, दोनों क्या पैरेलल है। अब संविधान में अगर ये बात, हर बात को लिखा जाए, तो आपको क्या लगता है कितनी लंबा संविधान हो जाए? 395 है, उसमें बहुत से संशोधन हो चुके हैं। क्या आपको लगता है 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुका है? ये सब छोटे छोटे मुद्दे पर अगर संविधान संशोधन होने लगे और सब चीज़ डिफाइन करके बताया जाए कि ए पार्ट ये मानना होगा, बी पार्ट मानना होगा, सी पार्ट मानना होगा, पर जिसका उद्देश्य एक बार बता दिया गया कि राष्ट्रीय धरोहर को मानना, उसे आचरण करना, या तो इस प्रकार से व्यवहार में लाना प्रत्येक नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य में दे दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके प्रति कोई जवाबदेही तो नहीं है। आपके जवाबदेही तो राष्ट्र के प्रति नहीं है, बिल्कुल है। हर व्यक्ति विशेष का होना चाहिए, हर पंथ और धर्मों के बीच होना चाहिए कि आपको हर चीज़ नहीं बताया जाएगा, आपका व्यवहार क्या करता है, इम्पोर्टेंट ये है। देखिए आपका व्यवहार सबसे पहले एक परिवार का निर्माण करता है, आपका परिवार एक समाज, बेहतर समाज का निर्माण करता है, आपका बेहतर समाज एक राज्य का निर्माण करता है, और एक बेहतर राज्य एक देश का निर्माण करता है, और एक बेहतर देश एक विश्व का निर्माण करता है। तो देखिए सब सर्कुलेशन में जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसमें पॉजिटिव बातें पुट कीजिएगा, सारे जगह पॉजिटिव बातें जाएंगे। अगर नेगेटिव बातें पुट कीजिएगा तो सभी जगह नेगेटिव बातें ही सर्कुलेट होंगी। इसलिए ज़रूरी नहीं हर चीज़ को है ना हम उसी आधार पर आके कि संविधान क्या कहता है। संविधान तो बहुत सी चीज़ें नहीं करने को कहता, तो क्या व्यक्ति अपने आचरण व्यवहार में लागू करता है? नहीं करता है। इसी प्रकार जो चीज़ें नहीं दी गई वो भी आपको आचरण व्यवहार में लागू करना, ऐसी प्रथा जारी रखनी होगी कि हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए, न्यायालय में बार बार नहीं जाना चाहिए। इसके एस्पेक्ट देखिए यही है कि केंद्र सरकार में राष्ट्रगान गण मन और राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम को बराबर का दर्जा मिला है। प्रत्येक नागरिक दोनों का सम्मान करना चाहिए। यह हलफनामा दायर किया है दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने।
और यह देखिए 24 जनवरी 1950 को जनगण अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में। और राष्ट्रगान बजाने और गाने की परिस्थितियों की प्रक्रिया के बारे में निर्देश जारी किया गया। वर्ष 1971 में राष्ट्रगान में बाधा पहुंचाने के दंडनीय अपराध बनाया गया। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट इन द नेशन टू द नेशन ऑनर एक्ट लाया गया था। इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया है जब पिछले महीना विवाद उत्पन्न हुआ था। तो वंदे मातरम के संबंध में सरकार ऐसा कोई दंडनीय प्रावधान नहीं लाता, न ही राष्ट्रीय गीत के गाने और बजाने की परिस्थितियों को लेकर कोई निर्देश जारी। इसलिए विवाद ऐसा उत्पन्न हो कि क्या व्यक्ति विशेष को इसका पालन करना चाहिए, जो नियम कानून नहीं बना हुआ है। तो इसी प्रकार से कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई है। तो मैं जो बातें आपको बोल रहा हूँ ना कि मौलिक कर्तव्य से अधिक मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य को एक नागरिक को तहजीब देना चाहिए, एक वरीयता देना चाहिए कि संसद तो अपनी बात कहेगी, संविधान अपनी बात करेगी, न्यायपालिका अपनी बात करेगी, कार्यपालिका अपनी बात करेगी, पर इसके बीच आपका दायित्व सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका कर्तव्य सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव वे में सब चीज़ों को ले रहे हैं तो राष्ट्र पॉजिटिव वे में चलेगा, नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो नेगेटिव वे में जाएगा। तो इसको आप लोग समझने की ज़रूरत है। और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए इसी संदर्भ में आपको चीज़ें को कवर करना है। चलिए अब देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का है जो पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए हमेशा मुद्दा में रहेगा। यह प्रत्येक वर्ष हमेशा चर्चा में रहता है, इसके कुछ न कुछ अंश चर्चा में रहते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है इसको हमको कैसे कवर करना। आज मैंने इस पर सारे एस्पेक्ट पर चर्चा कर दिया हूँ। आगे इसके बाद आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते। अगर अभी भी दिक्कत होती है तो मुझे डायरेक्ट कॉल करके आप बात कीजिएगा, ग्रुप में नंबर दिया रहता है, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यह टॉपिक जो है ना, कोप जो 27 होने वाला आपको 18 नवंबर में मिस्र में जो होने वाला 6 से 18 नवंबर के बीच आज ही से स्टार्ट हो जाएगा। यह आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 दोनों जगह कवर करेगा, जिसमें वैश्विक संस्थाएं संरक्षण से संबंधित जो टॉपिक है उसमें, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस वाले अभ्यर्थी अपने जीएस पेपर से कनेक्ट कर लेंगे। और इस पर महत्वपूर्ण चर्चा जो है आज होने वाली है। तो इसमें देखिए हमारा जो पर्यावरण मंत्री है वो सम्मेलन में भाग लेंगे, नेतृत्व करेंगे भारतीय प्रतिमंडल का। और सम्मेलन में 198 देशों के प्रमुख प्रतिनिधि लेंगे। हालांकि जो भारतीय प्रधानमंत्री उनका क्या स्थिति है सम्मेलन में अभी नहीं स्टेटस पता चला है, पर जल्द ही पता चल जाएगा वो भाग लेंगे या नहीं लेंगे। सम्मेलन में चर्चा क्या की जाएगी। सम्मेलन में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन शून्य करने के तरीकों पर विचार होगा। पेरिस समझौते के तहत लिए गए निर्णयों क्रियान्वयन को भी समीक्षा होगी। तो दो चीज़ें याद रखिएगा। अब हानिकारक गैसों के संदर्भ में आपको हमेशा कवर करना है न्यूज़, और साथ ही साथ पेरिस समझौता क्या है ये भी हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। यह क्या बला बार बार पेरिस समझौता बार बार आप लोगों को देखने को सुनने को मिल जाता है, तो हम लोग इसको देखेंगे। और विकसित देशों के तुलना में विकासशील देशों के गैसों और कार्बन के कम उत्सर्जन होता है, इसलिए ज़रूरतमंद देशों को ज़्यादा मदद दी जानी चाहिए। अर्थात जो फंड की बात की गई थी वो फंड के संदर्भ में बातें होंगी। तो 3 मुद्दा तो आपको अभी मिल गया, और 3 टॉपिक जो अभी मिल गया आप लोगों को। उसके बाद कोप 27 में जो मुद्दे उभरेंगे ना उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक पहला हानिकारक गैस, दूसरा परमाणु समझौता, एक जो क्रिएट फंड करने की बात की गई थी 100 अरब डॉलर का, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब देखिए विस्तृत रूप से आप चीज़ों को समझिएगा आराम से। एक चीज़ और यहाँ पर देखिएगा, कोपनहेग में जो 2015 में COP जो कोप 15 था 100 अरब डॉलर का निधि बनाने का निर्णय लिया गया था, जो 2020 की धनराशि प्रतिवर्ष विकसित देशों के द्वारा दी जानी थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस पर भी चर्चा होगा। तो कोपेनहेगन 2015 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग सारे एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। आप लोग से उम्मीद करता हूँ सब्र के साथ चीज़ों को कवर कीजिएगा। आज यह वीडियो आज हो सकता है बहुत लंबा हो जाए, 1 से 1.5 घंटा का, पर आप आज जो आपको टॉपिक कवर किया जा रहा है ना वो आपके सारे एग्जाम का निचोड़ होगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको पीटी में, मेंस में और इंटरव्यू में कवर होंगे। तो आप इसे ज़रूर अच्छे से देखिएगा, इसका अच्छे से की नोट्स कवर कीजिएगा। चलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो बार बार कोप आप लोग सुनते COP या हिंदी में कोप आप सुनते होंगे ना, ये क्या है, कितनी बैठकें हो चुकी है, उसमें महत्वपूर्ण सम्मेलन क्या, उस पर हम लोग बात करेंगे। यह है कोप जो होता है
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसे UNFCCC बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, यह सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। और इसमें एक कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, इस संस्था का एक अध्यक्ष भारतीय भी बना है, उनका नाम क्या था? तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम समझ सके कि आप लोग चीज़ों को कवर किए हैं। कोप का प्रथम बैठक वर्ष 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की थी। तो याद रखिएगा, प्रथम बैठक आप लोग को याद होनी चाहिए, मार्च 1995, यहीं से स्टार्ट होता है कोप 1। नोट यहाँ याद रखिएगा, यदि कोई पार्टी सत्र मेजबानी करने की पेशकश नहीं करता है तो कोप का आयोजन बर्न जर्मनी के सचिवालय में ही आयोजित किया जाएगा। अगर मान लीजिए मिस्र मना कर देता कि मैं सक्षम नहीं हूँ इस साल लेने के लिए, तो कोप जो है ना 27 के दो विकल्प होते हैं, या तो नया कोई देश चुना जाता आयोजक देश, या तो फिर इसके बाद अगर आयोजक देश मान जाता तो वहाँ होगा, जैसे पिछले वर्ष हुआ था, ग्लासगो में चेंज हुआ था, गया था ग्लासगो। अगर नहीं कोई देश राजी होगा तो बर्न आपको जर्मनी में लास्ट में यही आयोजन होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ दें कि अगर कोई मेजबानी करने से पेशकश नहीं करता है तो उसका कोप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा बर्न में होगा। अब इसके बाद कोप के अध्यक्ष का चयन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस समिति, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। कोप के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय परिषदों के मध्य निस्तारित है। जैसे संयुक्त राष्ट्र का जो अध्यक्ष पद का जो वर्गीकरण होता है, मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आपको परसों कवर किया था, उसमें आपको दिखाया भी था कि क्षेत्रीय परिषद कैसे चयन किया जाता, उसी के संदर्भ में होता है। जैसे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र, साथ ही मध्य और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में आपका चयन होता है। पूरे संपूर्ण विश्व से इसके अध्यक्ष का चयन किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय सदस्यों का चयन का अधिकार जो 10 सदस्यों का चयन किया जाता है ना, अब 5 अस्थायी तो पहले से ही है, 10 अस्थायी सदस्यों का जिस प्रकार चयन होता है उसी प्रकार का कोप के अध्यक्ष का चयन होता है, उसी प्रणाली के आधार पर। सभी कंटिनेंट के अलग अलग उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं। अब नेक्स्ट याद रखिएगा, कोप का अध्यक्ष आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है। ध्यान रखिए, आमतौर पर। और कोप सत्र का उद्घाटन तुरंत बाद चुना जाता है। मान लीजिए उद्घाटन जैसे ही होगा अभी मिस्र का, तो वहाँ पर अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण पार्ट है। अब जितने कोप हुए ना, कोप का आयोजन हुआ है COP कोप, उसके महत्वपूर्ण बैठक जो हुए हैं अभी तक 27 चल रहा है, 26 तक की चर्चा हम करेंगे। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में आपको पूछे गए हुए, पहले पूछे जा चुके हैं और उससे बार बार आपको टॉपिक में कवर होगा। जब भी 27 की बात होगी, 28 की बात होगी, तो पुराने जो कोप 20 आयोजन हो चुके हैं उसके महत्वपूर्ण एस्पेक्ट वहाँ देखने को मिलेगा। तो इस एक बार में सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे आज, वो क्या है, किस रूप से है। तो सब्र के साथ आप लोग बनाइए, कुछ समय इसमें लगेगा क्योंकि मैं 26 के महत्वपूर्ण कोप का अभी चर्चा करने वाला हूँ। तो आपको आज के बाद इसके बाद कहीं कुछ नहीं देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले कोप 3 को याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। यह बार बार आपको सुनने को मिलेगा। इस आयोजन में यह कानूनी रूप से विकसित देशों के उत्सर्जन कमी के लक्ष्यों को बाध्य करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि किस कोप के आयोजन में विकसित देशों के जो कार्बन उत्सर्जन है उसके लक्ष्य को बाधित करता है, तो बाध्य बनाता है, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो पहला आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है कोप 8 का आयोजन नई दिल्ली भारत में हुआ था, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र भी कहते हैं, 2002 में हुआ था। तो इसे याद रखने के लिए आप लोग ये कीजिएगा कि सबसे गरीब देशों को विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। तो किस सम्मेलन में सर्वप्रथम गरीब और जो गरीब देश हैं, सबसे गरीब देश जिसे 3 वर्ग देश है ना,
विकसित देश, अल्प विकसित देश और विकासशील देश। तो सबसे अल्प विकसित देश जो होंगे उनको जल विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकसित देशों के द्वारा किया जाना, उसके लिए ध्यान आकर्षित किया गया था। दिल्ली घोषणा पत्र में इसका मूल लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी तरह कोप 13 बाली इंडोनेशिया, याद रखिएगा 2007 में जिसका आयोजन हुआ था। इसमें किया क्या गया था कि कोप सदस्य देशों ने बाली रोड मैप तैयार किया था। तो इसलिए आपको बाली रोड मैप हमेशा सुनने को मिलता होगा कि बाली रोड मैप क्या है। बाली कार्य योजना सहमति व्यक्त करने जिसे वर्ष 2012 के बाद परिणामों और तीव्रता प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा 2007 में इसका आयोजन होता और 2012 में इसे मान लिया जाता सभी सदस्य देशों द्वारा। और इसके लिए 5 मुख्य श्रेणियां डेवलप किया गया और यही श्रेणी बार बार आप लोगों को याद रखना है। जैसे साझा दृष्टि याद रखेगा, कहीं भी अगर मान लिए कोप 28 पूछा, 26 पूछा, 27 पूछा, तो आपके दिमाग में ये रोड मैप याद रखना चाहिए। इसी के अनुकूल देखिए कोप 27 के आपको कार्य हो रहे होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो बाली का जो यह रोड मैप है इसे याद रखिएगा। इसी के इर्द गिर्द कोप का आयोजन के मुद्दे रहेंगे। तो जब भी मैं आपको चर्चा करूं कि कोप 29 का मुद्दा क्या होगा, तो इसी के इर्द गिर्द कुछ बातें आपको करनी होगी, क्योंकि यह रोड मैप तैयार कर दिया गया था, एक हाईवे बना दिया गया कि सभी देश इसी हाईवे से चलकर जलवायु परिवर्तन के कॉन्सेप्ट को ठीक करेंगे। तो जलवायु जो कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन ज़्यादा, अर्थात जलवायु परिवर्तन के जो भी एस्पेक्ट है उसको प्राप्त करने के लिए इसी रोड मैप पर चले, इसी रोड पर चलेगा। यार ये रोड मैप इसका अलग नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि यह देश को इधर से चलेगा, कोई देश इधर चले, सबको इसी रास्ते से चलना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो रोड मैप के संदर्भ में साझा दृष्टिकोण अपनाना है, ऐसा नहीं कि सभी अपने अपने तरीके से करना शुरू कर दीजिएगा। साझा समन अर्थात सभी के साथ सहयोगात्मक रूप से बढ़ते हुए एक न्यूनतम दृष्टिकोण को डेवलप करना है। साथ ही साथ अनुकूलन, सभी प्रौद्योगिकी को पर्यावरण सम्मत बनाने के कॉन्सेप्ट को लेकर आना है। साथ ही प्रौद्योगिकी को डेवलप करना है, प्रौद्योगिकी को एक कोऑर्डिनेशन के रूप में आगे बढ़ाना और वित्त पोषण। देखिएगा ये 5 ही टॉपिक हर कोप सम्मेलन 2000 आपको बाली सम्मेलन के बाद 2015 के बाली सम्मेलन जो हुआ था 2007 और 2012 में जो रोड मैप तैयार किया गया था, उसके बाद हर कोप में आपको ये 5 रोड मैप देखने को मिल जाता होगा। प्रौद्योगिकी की बात होती होगी, वित्त पोषण की बात होगी, साझा दृष्टिकोण की बात होगी, अनुकूलन की बात की जाती होगी या समन की बात की। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपको यह जो एक सेकेंड यहाँ पर जो मैं 3 आपको आर्टिकल दिखाया ना, देखिए साझा दृष्टिकोण बताने को कह रहा है ना, साथ ही विकसित देशों वाला आपको प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है ना, तो ये देखिए यही बातें होंगी आगे। अब नेक्स्ट है कोप 16 का, इसे कानकुन या मेक्सिको सम्मेलन भी कहा जाता है। 3 नाम से याद रखिएगा इसे। 2010 में आयोजित किया गया था मेक्सिको। देखिए आपको इसको संदर्भ में याद रखना है। तो इस समझौता के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को सहायता हेतु सरकारों द्वारा व्यापक पैकेज प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखिएगा आपसे प्रश्न यहाँ क्रिएट किया जाएगा। पहले भी प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। और देखिए स्टेट पीसीएस में सब फेवरेट क्वेश्चन होता है, 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। विकासशील देशों को सहायता पैकेज किस कोप में लिया गया निर्णय, तो यह 2010 था कोप 16 उसमें लिए गए। इसी तरह हरित जलवायु कोष प्रौद्योगिकी तंत्र कानकुन अनुकूलन ढांचे में स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा हरित जलवायु कोष का निर्माण किस कोप सम्मेलन में लिया गया, तो 2016 सम्मेलन जो हुआ था उसमें लिया गया। प्रौद्योगिकी तंत्र और को डेवलप करने की बात तो चलिए सभी में किया जा रहा है, पर एक नया कॉन्सेप्ट आया था हरित जलवायु कोष, और सभी पर मैंने लगभग पहले भी चर्चा किया हूं। और ये सब जो कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी है मैं बाद में कभी कवर कर दूंगा, ताकि यहाँ पर करूँगा तो 2-3 घंटे का क्लास हो जाएगा, फिर चीज़ें आपके माइंड से ऊपर चलने लगेगी, इसलिए बाद में कभी हम लोग कवर कर लेंगे। बस ध्यान रखना हरित कोष जो जलवायु कोष है उसके संदर्भ में। कोप 17 डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2011 में होता है और यह 2015 तक, ध्यान रखिएगा, तक वर्ष 2020 से आगे की अवधि हेतु नए सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए प्रतिबद्ध
आपको किया था। परिणाम स्वरूप 2015 में पेरिस समझौता हुआ। अर्थात आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है जो पेरिस समझौता बार बार चर्चा में आता है, उसकी उत्पत्ति किस सम्मेलन में हुई थी? तो डरबन के सम्मेलन COP27 में हुई थी, जहां पर यह बात की गई थी 2020 से आगे की रणनीति हमको बनाने के लिए एक नए समझौते की, सार्वभौमिक समझौते की आवश्यकता है। तो उसको निर्माण करना है 2020 के नियम को लागू करने के लिए। तो इसीलिए देखते होंगे बार बार पेरिस समझौता आप लोगों को नज़र आता होगा। और 2020 हाल ही में घटा है, अभी 2 साल बीत गया है। तो देखिए इसी के संदर्भ में 2015 के सम्मेलन में पेरिस समझौते की चर्चा कर दी जाती है। और 2015 में पेरिस समझौता होता है। वैश्विक तापमान और पूर्व प्रौद्योगिकी समय 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और अधिक सीमित 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रयास करने की बात की गई। तो ये पेरिस समझौता इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डरबन में ही निर्णय ले लिया गया था कि 2020 के बाद हमारी वैश्विक रणनीति क्या होगी। तो वैश्विक रणनीति यही है कि जो पूर्व औद्योगिक काल है उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे को रखना और अधिक सीमित करना है 1.5 डिग्री तक। तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसके लिए अमीर देशों को 2020 के बाद भी वार्षिक 100 अरब डॉलर, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष आपको प्रतिज्ञा फंडिंग बनाए रखने के लिए या टारगेटेड फंडिंग बनाने के लिए आवश्यकता पर बल दिया गया था पेरिस समझौता। इसलिए COP27 में भी पेरिस समझौता हमेशा चर्चा में है, इसलिए कि दोनों जो एस्पेक्ट है ना अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया। ये लगातार सिर का दर्द बना हुआ है कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण अल्प विकसित देश विकासशील देशों को किया जाएगा, किस प्रकार अगर पैसे ही नहीं दिया जाएगा तो कोई विकासशील देश, भारत जैसे विकासशील देश कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और 26 में भारत ने पंच तत्व का दिया है कॉन्सेप्ट, जो लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा भी किया हूँ। तो पंच तत्व को प्राप्त करने के लिए कैसे वो कार्य दिशा करे, क्योंकि पैसे की इसमें बहुत ज़रूरी है। और COP22 मराकेश मोरक्को में, जो अफ्रीकी देश का कंटिनेंट, जो इंडिया का मैं बना दिया, देखिए अफ्रीकी देश है ना ऐसे, अरे यार कैसे बन गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसे चीज़ें हो जाती है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है ना। ये मोरक्को देखिए इस साइड में है, यहाँ पर मोरक्को है। मोरक्को आपको यहाँ पर इस सम्मेलन 2016 में किया गया था। पेरिस समझौते के लिए पुस्तक लिखने की दिशा आगे बढ़ाना, अर्थात एक लिस्टेड पुस्तक के तहत कार्य करना, टारगेटेड चीज़ों को लिखा जाएगा, उसके अनुसार काम किया जाएगा। जलवायु कार्रवाई हेतु मराकेश साझेदारी की शुरुआत की जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस सम्मेलन में पेरिस समझौते की रूपरेखा तैयार की गई। तो देखिए 2016 में आपको रूपरेखा तैयार कर दी जाती है। पहले समझौता होता है, पेरिस में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उसके अंदर इन लक्ष्यों को आप पुस्तक में कन्वर्ट किया। आप तो देखते होंगे हर बार एक लिस्ट जारी किया जाता है, एक पुस्तक जारी किया जाता है पेरिस समझौते के संदर्भ में। तो आपको ये चीज़ें यहाँ से आ जाएगी। अब 23 में जर्मनी 2016 में आयोजित किया जाता, 2017 में आयोजित किया जाता है, जहाँ पर सभी देशों द्वारा इस संबंध में बातचीत करना जारी रखा गया कि समझौता 2020 कैसे कार्य करेगा। अर्थात 2017 से जो यह बात शुरू हो गई कि 2020 के बाद जो कार्य होना है उस पर कार्य कैसा किया जाएगा। सभी देश इस सम्मेलन में बात करने शुरू कर दिए, एक बहुपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के साथ। ऐसा था कि पहले आके कोप के बैठक में ही बात की जाती थी, पर अब नहीं है। 2017 के बाद ऐसा हो गया कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों में भी इसे शामिल करने लगा लोग, क्योंकि जो टारगेटेड था उसको पूरा करना, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना, हीट जो वेव है 1.5 डिग्री संतुलन में लाना, 2.0 डिग्री के स्तर को प्राप्त करना। तो देखिए इसके लिए क्या है, यह 2020 के बाद आपको सभी लोग आपको देखते होंगे। उसके बाद जलवायु परिवर्तन अपने द्विपक्षीय सम्मेलन जब करते हैं, कोई राज्य, मान लीजिए अमेरिका करेगा, भारत करेगा, या तो भारत इजराइल करेगा, भारत फ्रांस करेगा, भारत ऑस्ट्रेलिया करेगा, या ऑस्ट्रेलिया जापान करेगा, या कोई भी देश मान लीजिए द्विपक्षीय समझौता करता या बहुपक्षीय समझौता करता, दोनों ही स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के टॉपिक को शामिल करने लगा। पहले होता था, कभी कमोवेश हुआ करता था, पर इसके बाद हर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्मेलनों में सभी देश बात करने लगे, कुछ मुद्दे को
हाईलाइट करने लगे ताकि उस पर कार्य प्रगति द्विपक्षीय भी किया जा सके। तो वान सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे एक बड़ी घटना हो जाती है। क्या हो जाती है? जिस देश के बल पर यह बातें की गई थी कि हम 100 अरब डॉलर का एक फंड क्रिएट करेंगे विकासशील देशों का, और अमेरिका उसमें बहुत बड़ा योगदानकर्ता के रूप में देखा जा रहा था, उसने वान 2013 जो 2017 का जो सम्मेलन हुआ था COP23, उससे पेरिस समझौते से हटने के इरादे की घोषणा कर दी। हालांकि फिर बाद में जब बाइडेन आते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, पर यह घटना ने क्या बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि जवाबदेहिता क्या होनी चाहिए, उसके प्रति प्रतिबद्ध कितना देश हो सकता है। किताबी कथन और उसके करण में बहुत अंतर हो जाता है। कोई देश देखिए 100 अरब डॉलर का एक फंड बनाने की बात लगातार पेरिस समझौते से किए जा रहे हैं, पर इसका वास्तविक धरातल पर भी नहीं उतर पा रहा। इसका मतलब कोई राष्ट्र, यह इस देश की इस राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके इस कदम ने सभी को एक क्या बोलते हैं उसको, संशय की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अब कोई देश अगर मान लीजिए अपनी जवाबदेहिता से पीछे आ जाएगा तो कैसे कार्य किया जाएगा, जलवायु लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया, जो जलवायु के जो परिवर्तन के जो लक्ष्य टारगेट फिक्स किए गए हैं उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इनके सामने आ गया था। तो यह भी आप लोग को ध्यान में रखना है। साथ ही COP22 कोटोवाइस पोलैंड 2018 में सम्मेलन होता है, जिसके बाद यह बात की जाती है कि 2015 के पेरिस समझौते में लागू के लिए एक नियम पुस्तिका अंतिम रूप दिया गया। देखिए, तो आपसे प्रश्न यहाँ क्रिएट किया जा सकता है कि पेरिस समझौते का अंतिम स्वरूप कब एक पुस्तिका में जारी की गई या कब स्वरूप को अपनाया गया। तो यह पोलैंड 2018 में अपनाया। इस बार इसमें सभी बातों पर चर्चा करते हुए इस पुस्तक में पेरिस समझौते के संदर्भ में सभी टारगेट को एक पुस्तक में कन्वर्ट कर दिया गया। उसी के अब उसको जलवायु परिवर्तन का बेयर एक्ट मान लीजिए, जैसे हमारा संविधान है ना, वैसे ही जलवायु परिवर्तन का वो संविधान है यह पुस्तक। तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ों को कवर करते चलना है। इसी नियम पुस्तकों के तहत क्या किया गया, जलवायु वित्त पोषण सुविधाएं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योजनाएं NDC के अनुसार की जाने वाली इकाइयों को कार्रवाइयों को शामिल किया गया। देखिए, प्रत्येक राष्ट्र अपने स्तर पर NDC नेशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है NDC, उसे आप बनाना है। तो भारत में लगातार देखते होंगे NDC से संबंधित कार्य योजनाएं की जाती है। तो सभी देश अपने स्तर पर भी NDC का निर्माण करेंगे इसी नियम पुस्तिका के तहत जो बताए गए हैं उसी आधार पर। इसके बाद आपको 25 मैड्रिड होता है 2019 में, जहां पर बढ़ती जलवायु तत्कालिकता के संबंध में एक ठोस योजना मौजूद नहीं था, तो इसके लिए आपको कार्य प्रगति किया जाता है। तो उसके बाद लास्ट में जो 26 हुआ है UK के ग्लासगो में 9 नवंबर से लेकर 19 नवंबर 2020 तक जिसका आयोजन हुआ था। लक्ष्य क्या था, यह लास्ट सम्मेलन था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। UPSC क्या करती है, स्टेट PCS क्या करेगी, आपको 27 से संबंधित प्रश्न न पूछकर 26 से पूछ देगी, उसके लक्ष्य को, उसको सारी चीज़ों को, तो इसको भी कवर करना है। और 27 पूछेगा तो उसको तो हम लोग देखेंगे ही ना। तो एक नज़र 26 के सभी एस्पेक्ट को देख लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र जो फ्रेमवर्क है UNFCCC के अनुसार COP26 अगले 4 लक्ष्य निर्धारित पर काम करेगा, दिशा पर काम करेगा। इस ग्लासगो में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, न्यूनतम 4 लक्ष्य जिसे बोला जाता है। इसमें पहला लक्ष्य था 2050 तक लगभग जो भी विकसित देश हैं वो नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही सभी देश अपने अपने टारगेटेड लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, जिसमें कार्बन न्यूनता की बात की गई। इस सदी के मध्य तक ग्लोबल नेट जीरो सुरक्षित करना और तापमान में 1.5 डिग्री तक के कायम स्थिति को बनाए रखना इस सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य निर्धारित था। साथ ही साथ भारत में 2070 तक के लक्ष्य नेट जीरो को लाया है, और उसके बाद एक आपको स्टेप बाय स्टेप यह लक्ष्य प्राप्त करेगा 2070 तक। तो 5 तत्व इसी सम्मेलन में दिया गया भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब जलवायु परिवर्तन के
कल या परसों वीडियो कवर किया था, उसमें इसका चर्चा किया, तो आप इसे ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लगातार वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन टैली नहीं कर रहा है, तो आप युक्ति EIS के 6 महीने का वीडियो देखिए, और इंडिया के किसी भी स्टेट PCS, हिंदी स्टेट PCS के बात मैं कर रहा हूँ, और UPSC का जो एग्ज़ाम मेंस हुआ, आप क्वेश्चन जाके टैली करवाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उस टॉपिक कवर होगा। 6 महीने के वीडियो का ही मैं चर्चा केवल कर रहा हूँ, तो आप लोग साल भर करेंगे ना, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बस विश्वास रखिएगा। चलिए, देश की महत्वाकांक्षी जो वर्ष 2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान देने हेतु जोर दिया गया, और सदी के मध्य तक शून्य पहुंचने के बात की गई, रेखांकित की गई। अर्थात 2030 तक क्या करना है, ज़्यादा जोर देकर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना, टारगेटेड लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करना, लक्ष्य के लिए कार्य करना है। और इस सदी के मध्य या अर्थात 2050 तक कोशिश किया जाना चाहिए कि नेट जीरो कार्बन कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, और लोग नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो होता है उसको बढ़ावा दिया जाए। जीवाश्म ईंधनों से जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है उसको समाप्त किया जाए या न्यून की स्थिति पर ला दिया जाए, ऐसी बात की गई। और भारत इसमें भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना होगा, अर्थात रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया। क्या किया गया, कोयले का जो उत्सर्जन होता है उसे फेज आउट में तेजी लाना था, उसको जो मात्रा का उपयोग की मात्रा उसको कम करते करते शून्य के स्तर पर ला देना है। वनों की कटाई को रोकना है। देखिए, वनों की कटाई की रोक की भी बात की गई है, यह क्यों इतना इम्पोर्टेंट है यह आप लोग समझिए। जलवायु परिवर्तन का नेचुरल जो है ना, जलवायु परिवर्तन जो भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन हो रहा है, अगर वनों की मात्रा अधिक होगी ना, तो यह बहुत से कार्बन एस्पेक्ट, जो कार्बन प्रदूषण होता है उसको एक वन उसे सोख लेता है। और बात यहाँ की जाती है ना, अगर एक पेड़ अगर काटी जाती है तो लगभग अपने जीवन काल में 3 टन, उसके एक वार्षिक वर्ष में वो 3 टन लगभग कार्बन के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती है, उसे निस्तारित करती है। इसलिए देखते होंगे जो अमेज़न का जो क्षेत्र है उसको विश्व का फेफड़ा के तौर पर भी जाना जाता है, तो आप लोग जानिएगा। इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वो जो शुद्धिकरण करता है, इसलिए वनों के कटाई पर रोक की बात की गई, उसे लगाइए, काटिए मत। डीजलों के वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग की बात की। इसी के लिए देखते होंगे कि लगातार लोग, सरकार है ना, सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर, सार्वजनिक वाहनों के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाने की बात करें। भारत में लगातार ये चर्चा देखे होंगे, तो इसलिए किया जा रहा है कि रोड मैप तैयार किया गया है, उसके लिए आपको सभी देशों को कार्य करना है। साथ ही साथ अक्षय ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देना है, तो भारत सरकार या अन्य देशों में देखते होंगे अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है और लगातार यह बढ़ेगा। साथ ही साथ समुदायों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अनुकूल स्थिति को कायम किया जाएगा। देश में पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापना तथा घरों में आजीविका, यहाँ की जान माल के नुकसान से बचने के लिए रक्षा चेतावनी प्रणाली और लचीला बुनियादी ढांचे सतत कृषि का निर्माण हेतु मिलकर काम करेंगे। तो यह रोड मैप तैयार किया गया आपको इसमें। जो COP 26 हुआ था उसमें रोड मैप तैयार किया था। 2 रोड मैप आप लोग को मिल गया, एक पहले वाला और एक अभी वाला। तो 2 रोड मैप आप लोग को याद रखना है, तो इस प्रकार से काम करेगा। नेक्स्ट आ गया वित्त संग्रह का लक्ष्य। टारगेट किया गया कि 100 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर संग्रह का जो था कम से कम, वो जल्द से जल्द पूरा करने के लक्ष्य टारगेटेड किया जाए और उस पर काम किया जाए। और सामूहिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बात की गई। टॉप 26 अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप देने की बात की गई। ऐसे ही नेता, जो यहाँ पर नेता लिखा गया, कोप जो है, कोप यहाँ लिख दीजिएगा, विस्तृत नियमों की एक सूची तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे और पेरिस समझौतों के पूरा करने में सहायक होंगे। देखिए, इतना लिखा जाता है ना कहीं कुछ इरर हो जाता है, फिर भी बहुत न्यून इरर होता है। अब पूरे इतने देर में एक इरर नज़र आया शब्दों में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक ना।
मैं भी ह्यूमन हूँ, इतना लगातार लिखता हूँ तो कुछ चीज़ें टाइपिंग में एरर हो ही जाता है, फिर भी कोशिश करता हूँ। तो देखिए एक सूची तैयार करने की बात यहाँ की गई। अब देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें 26 तक हो गई, 4 सामूहिक लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए, एक रोड मैप आपको इंडोनेशिया में जारी हो गया। उसी तरीके से देखिए बहुत सी चीज़ें आपको कोप में की गई, कोप ऑफ पार्टीज जो बैठकें होती है वो महत्वपूर्ण हो गई। तो आज के बाद अगर एग्जाम में यहाँ से कभी प्रश्न पूछे ना, आपका गलत नहीं होगा, बस इस लिस्ट को देख लीजिएगा, सभी एस्पेक्ट आपके प्रश्न के सॉल्व हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि जो चीज़ें आपको दी गई हैं आप उसे समझते होंगे और आपके एग्जाम में कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस प्रकार के जो कोप सम्मेलन उसका आपने कभी इससे पहले पढ़ा है, इस प्रकार के जो एनालिसिस मैं किया हूँ प्रत्येक कॉप का, जो आपको ये फेज बाय फेज कैसे विकास आया है, किस प्रकार से विकास हुआ इस बैठक का, उसमें कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए, वो किस एस्पेक्ट से आए हैं और क्या भविष्य निर्धारित करता है, इसको कोई किसी ने आप लोग को कवर किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि नहीं आप क्या पहले पढ़ रहे थे, वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं और आने वाले समय में आपका उसका आउटपुट क्या मिलेगा। इसी तरह देखिए इस सम्मेलन की चर्चा हुई, यहाँ पर बार बार चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले इस सम्मेलन को भी आप लोग याद रखिएगा। ये लगातार आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। यह जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन है, जैसे यूएन क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखिएगा इसे यूएन क्लाइमेट चेंज के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है या उस पर कार्य करती है। साथ ही साथ याद रखिएगा वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन अर्थात यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। 1992 का अर्थ समिट। तो जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र के भी बहुत से सम्मेलन हुए, याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण पार्ट है। किसी दिन अगर ये भी आएगा ना मेरे रडार पर तो इसका भी मैं आपको कवर करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। जिस दिन न्यूज़पेपर में ये रडार पर आया संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन, मैं इसे भी आप लोगों को कवर कर दूंगा। इसी के लिए जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन होंगे, आपको शिखर सम्मेलन हुए हैं, मैं उस पर चर्चा कर दूँ। जैसे कोप के जितने भी हुए ना, एक पार्ट तो कवर हो गया ना इसका। अब जिस दिन संयुक्त राष्ट्र मेरे रडार पर आ गया उस दिन ये भी कवर हो जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बस चीज़ों को करते चलिए। अब इसको रियो सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी सम्मेलन को, क्योंकि यहीं पर हुआ था आपको ब्राज़ील के रियो में। 21 मार्च 1994 में UNFCCC के लागू हुआ और 197 देशों ने इसकी पुष्टि की। तो UNFC के ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से दो पूछे जाते हैं। पहले तो ये लागू कब हुआ, 1994 में, और कितने देशों ने इसकी पुष्टि की, 197 देशों ने। और तीसरा यहाँ से प्रश्न ये पूछता है कि इस सम्मेलन का गठन कब किया गया था, तो 1992 में आपको ध्यान रखिएगा हस्ताक्षर किए गए थे। तो वर्ष नोट यहाँ याद रखिएगा, कुछ नोट याद रखना है। जैसे वर्ष 2015 में पेरिस समझौते की मूल संधि है, या UNFC की जो है ना मूल संधि के रूप में काम करता है। साथ ही साथ UNFCCC 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि मानता है। अर्थात जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में दो संधि आपको याद रखना, एक 2015 का पेरिस समझौता पेरेंट ट्रीटी है, और क्योटो प्रोटोकॉल भी मूल संधि पेरेंट ट्रीटी के रूप में काम करता है। तो यूपीएससी ने प्रश्न यहाँ से पूछा है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो मिला लीजिएगा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्या यह प्रश्न पूछा गया है या नहीं पूछा गया। स्टेट पीसीएस में तो लगातार पूछता ही है इस सब चीज़ों से वन लाइनर के रूप में, पर यूपीएससी से भी पूछा है। इसी प्रकार नोट याद रखिएगा, एक नोट पर एक और नोट याद रखिएगा, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसमें जलवायु परिवर्तन अर्थात UNFCCC जैविक विविधता पर सम्मेलन और भूमि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम कन्वेंशन पर तीनों सम्मेलन रियो सम्मेलन कोप की मेजबानी किया है। तो आपको यहाँ यूपीएससी ने इससे प्रश्न क्रिएट किया है, ये भी याद रखिएगा। यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न, भारत ने किन किन सम्मेलनों का आयोजन कर चुका है, ऑप्शन दे दिया था। और आपको याद रखिएगा स्टेट पीसीएस में आता तो लगातार सम्मेलन करता है, तो
उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो रियो सम्मेलन, तीनों रियो सम्मेलन जो किया जाता है उसमें कोप की मेज़बानी भारत ने कर चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ों को एस्पेक्ट को कवर कर लेना है। अब देखिए, मैं लगातार 44 मिनट पर इस टॉपिक पर बोल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मैं किस संदर्भ में जाके आपकी तैयारी करा रहा हूँ, किस संदर्भ में एस्पेक्ट को कवर करना चाहता हूँ। कोई कमेंट करते हैं कि जल्द समाप्त कर दीजिए वीडियो सर। तो देखिए, वीडियो को जल्द समाप्त कर देने से कुछ होगा नहीं, उसका नुकसान आप ही को होगा। बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर समय अधिक लग जाता है, समय की बर्बादी हो जाता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अब सभी प्यारे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जो मेरे विद्यार्थी हैं, आप समय बचा कर करिएगा क्या? बताइए तो मुझे। ये 24 आवर में है ना, आप कम से कम 5 से 6 घंटा है ना ऐसे ही बर्बाद कर देते होंगे। एक मिनिमम में टाइम बता रहा हूँ, 5 से 6 घंटा बेफुजुल की बातें करते हुए, बेफिजुल की एक्टिविटी करते हुए 5 से 6 घंटा बर्बाद करते होंगे। आप पढ़ने के क्रम में चीज़ें बर्बाद कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें ऐसा करते होंगे, कहीं आ जा रहे हैं उसके संदर्भ में होता होगा, या किसी ऐसी एक्टिविटी में जिसका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं है। जब आप 5 से 6 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, उसका आउटपुट 0 आ रहा है, तो मेरे साथ आप 1 घंटा बर्बाद कीजिए समय, आपका लाइफ बन जाएगा। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो ये सब प्रश्न करते हैं ना, इस लॉजिक को समझिएगा। आप 5 से 6 घंटा बर्बाद करते हैं अपने जीवन में, बहुत सी एक्टिविटी ऐसा करते हैं जिसमें आपका टाइम बर्बाद हो, 10 मिनट 15 मिनट का अगर जोड़ लिया जाए तो अमूमन एक व्यक्ति 5 से 6 घंटा 24 घंटे में बर्बाद ही कर देता है, और जिसका 0 आउटपुट आता है, कुछ नहीं प्राप्त होता। मेरे साथ आप 1 घंटा समय बर्बाद कीजिए, 1 घंटा वीडियो जो दिया जाता है उसे ध्यान से पढ़िए। आपका जीवन नहीं बदल गया तो आप बताइएगा हमें, क्योंकि इससे आपके रिजल्ट आने के बहुत करीब रहिएगा। और लगातार प्रश्न टैली हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं खुद बोल रहा हूँ, स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग यह समझिए कि प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप उस एग्ज़ाम और इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं या नहीं कवर कर रहे हैं। यहाँ पर दैनिक जागरण में लाखों आपको टॉपिक है जिसको प्रश्न 1 साल में क्रिएट किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, न्यूज एनालिसिस किया जा सकता है, पर उससे प्रश्न आपको केवल पीटी के स्तर पर स्टेट पीसीएस में किसी जगह 150 प्रश्न पूछा जाता है, कहीं 100 प्रश्न पूछा जाता है, और यूपीएससी में 100 प्रश्न पूछा जाता है पीटी के स्तर पर। मेंस में वैसे ही 20-20 क्वेश्चन को मान लीजिए कवर किया जाता है, बीपीएससी में 8 क्वेश्चन को कवर किया जाता है। तो 1 साल में आपको 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना। इसी तरह ध्यान रखिए, जब तक नहीं टॉपिक की टारगेटेड चीज़ों को पढ़िएगा ना, सिलेक्शन नहीं होगा। भ्रम मत पालिए। बहुत से लोग हैं ना, भ्रम पाले बैठे रहते हैं कि मैं तैयारी करने लगा हूं और मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, स्टेट पीसीएस क्लियर हो जाएगा। आप खुद को जब तक रगड़िएगा नहीं ना, खुद तक तराशिएगा नहीं, तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। भ्रम में मत रहिए, उसके लिए काम करिए, और टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। दोबारा ये सब शब्द है ना, मैं सुनना नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट होता है। अगर टाइम वेस्ट होता है तो बेशक आप उन जगहों पर जाइए जहाँ टाइम बचाता होगा, और कुछ दिनों के बाद खुद आप मेरे पास आइएगा, हमको पता है। क्योंकि ये फॉर्मेट जो दिया जा रहा है ना, आपकी भलाई के लिए दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। जो लोग समझ रहे हैं ना, सीरियसली होकर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से समझिएगा। जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठिएगा ना, इसका आउटपुट जब आपको पता चले कि नहीं मैं सारे प्रश्नों को तो पढ़ के आया हूँ, तो उसका जब एग्ज़ाम में राइटिंग कीजिएगा ना, तो समझ में आएगा कि नहीं युक्ति आईएएस ने आपको क्या दिया है। पर उसके बाद जीवन में कभी भी आप है ना दूसरे चीज़ों को ध्यान ही नहीं दीजिएगा। उसके समय अगर पढ़े रहते तो आपको ये पता चलिए बहुत अच्छा बात है। नहीं पढ़े तो उस दिन अफसोस होगा कि काश मैं भी युक्ति आईएएस के सारे चीज़ों को कवर कर लिया रहता। तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कुछ ही समय बाद, जो लोग ये बातें बोलते हैं। चलिए, एक हाल ही में घटनाक्रम हुआ था, हाल ही में ट्विन टावर लगातार चर्चा में था, वहाँ पर गिराया गया था अनियमितता भ्रष्टाचार के संदर्भ में। ऐसे ही देखिए एक और टावर गिराया जा रहा है, चिंटेल्स पेरोडेसियो नाम है ना, क्या नाम है भाई, चिंटेल्स पेरोडेसो, इसे याद रखिएगा। देखिए, भवन गिराना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रशासन के समक्ष
और संबद्ध एजेंसियों के समक्ष एक रूपरेखा तैयार कर देना कि अगर आप अनियमितता बरतिएगा ना तो आप पर बने बनाए टावर को भी गिराया जा सकता है, घर को गिराया जा सकता है। इसलिए नियम और उसके शर्तें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने ट्विन टावर जब गिरा था ना तो मैं आपको एक शब्द बोला था उस दिन एनालिसिस में ना, यह एक रोड मैप तैयार कर देगा, एक स्टैंडर्ड तय कर देगा इस प्रकार के बिल्डिंगों के लिए, नगर निगम जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए, कि इतनी बड़ी राशि के बने भवन को लगातार धराशाही कर दिया गया है, अचानक उसे नस्ता नमूद कर दिया गया। तो सरकार क्या कहना चाहती है, न्यायालय क्या कहना चाहती है, या नगर निगम एजेंसी जो है वो क्या दर्शाना चाहती है? इसका मतलब यह कि भ्रष्टाचार मुक्त घर की मुहैया करवाइए, किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो लगातार इस प्रकार के अवैध बने घरों को या इस प्रकार के डैमेज घर, हालांकि ये कुछ डैमेज हो गया था, इसके कारण ये गिराया जा रहा है, छठी मंजिली ढह गया था किसी कारणवश, तो जिसके कारण इसमें यह रिपेयर नहीं हो सकता है, इसलिए इसे गिराया जाएगा। पर इस प्रकार के जो भी अनियमितता होगी ना उसे एक रोड मैप, तो इसे केस स्टडी के तौर पर आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक ना। इसे इस रूप में देखना है, केस स्टडी के रूप में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक नहीं चलेगी वादों की राजनीति, बताना होगा रोड मैप। देखिए, केंद्र सरकार लगातार बात कर रही है, न्यायालय भी बात कर रही है कि जो राजनीति जो गिफ्ट दिया जाता है चुनाव के दौरान, मुफ्त की राजनीति की जाती है या अंधाधुन वादा किया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। लगातार ये प्रश्न था ना हम लोग लगातार इस पर एनालिसिस किए। उसी में एक छोटा सा कदम दिल्ली नगर निगम के द्वारा चुनावों में किया जाएगा, जिसमें देखिए क्या किया गया। दिल्ली नगर निगम चुनाव में उनके परंपरागत सियासत को नकेल कसने के लिए शुरुआत के दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रमुख, जो फेडरेशन यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन जिसे ऊर्जा बोला जाता है, ने इस चुनाव के लिए दिल्ली वासियों की ओर से सिटीजन घोषणा पत्र लाने की तैयारी कर रहा है। सिटीजन घोषणा पत्र वो होता है कि किसी कार्य का मूल्य क्या होता है उसकी घोषणा कर दी जाती है। इसके लिए जैसे आप लोग जाते होंगे ना, आप लोग कहीं जाते हैं, बाल कटाने जाते हैं या पार्लर में जाते हैं, वहाँ देखते होंगे लिस्ट टंगा रहता है, लिस्ट टंगा रहता है, सेवा के बाद मूल्य लिखा रहता है, सेवा के बाद मूल्य रखा रहता है। तो उसी एक प्रकार का सिटीजन चार्टर है कि हम सेवा क्या दे रहे हैं, उसके बदले में कितना मेरे पास आपको पे करना है, यह सिटीजन चार्टर के रूप में होता है। या कहीं आप जाते होंगे ऑफिस में तो सेवा लिखा रहता है, कितने दिन में सेवा कार्यकाल पूरा किया जाएगा। जैसे बिहार में जाते हैं, आपको सभी कार्यालय में देखने को मिल जाएगा सेवा आपूर्ति का दिन कितना निर्धारित किया है, जाति प्रमाण पत्र बनाते कितने दिनों में हो जाएगा। तो ये सिटीजन चार्टर है। इसी प्रकार का एक सिटीजन चार्टर लाया जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर यह बताया जाएगा कि मैं यह घोषणा कर रहा हूँ, उसके लिए मेरी रणनीति क्या है। तो यह क्या होगा, जनता जागरूक, तो जनता यह जानेगी कि इस व्यक्ति या इस पार्टी के द्वारा क्या घोषणा की गई, उसकी क्या उपलब्धि है, कितने तरीके से यह करेगा। तो ये स्पष्ट उसकी जानकारी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को समझने की जरूरत है। सिटीजन घोषणा पत्र लाएगा जिसमें यह बोला जाएगा क्या कि उन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे। तो एक सिटीजन चार्टर है, मान लीजिए इसमें दो पार्ट बना दिए, एक समस्या रहेगा, उसको पूरा करने के लक्ष्य कैसे प्राप्त किया, ये का खांचा रहेगा। तो ये कोई जो उपभोक्ता है, जो या तो जो मत देने वाले व्यक्ति हैं, वो यह जान सकेंगे इस पार्टी का रणनीति क्या है, ये किस रूप से काम करेगा, इससे कार्य करने में कितना समय लगेगा, यह भी उस पर रहेगा। इसके लिए आवश्यक धन कैसे जुटाया जाएगा, यह कार्य किया जाएगा। और सबसे पहली बात, यह पहली बार इस नगर निगम के चुनाव में किया जा रहा है। तो आपके लिए पीटी फैक्ट आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। हाँ देखिए, लगातार अब 2 सप्ताह से 1-2 सप्ताह के अंदर रेलवे में नौकरियां आ रही हैं, तो रोज़गार आप लोग को मिलेगा। जो भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं वो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आपको लगभग 1.5 लाख के आसपास नौकरियां आने वाली हैं अगले 1 से 2 सप्ते में, तो आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए इस पर मैं पहले कभी और बात करूँगा, ये उतना अभी नहीं फिलहाल है। चलिए
ये एक टॉपिक देख लीजिए जो प्रथम मतदाता, जो डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों को सीरीज में शामिल किया गया था ना, प्रथम मतदाताओं ने दिया प्रथम बॉलेट पेपर से अपना मतदान, उनकी मृत्यु हो गई, नेगी जी का। तो राष्ट्र के प्रति एक क्षति भी है। लगातार ये अपने जीवन काल में मतदान दे रहे थे, लगभग 34 मतदान दिए हैं कुल मिलाकर। तो यह इम्पॉर्टेंट यह है ना कि इस प्रकार की व्यक्ति से कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी बातें की गई है। साथ ही साथ राजकीय सम्मान इनको दिया गया है। सतलज नदी के तट पर इनके अंतिम संस्कार हुआ था। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश ने इनको राजकीय सम्मान दिया गया और पुलिस ने हवाई फायरिंग कर इन्हें सम्मान दिया, तो सलामी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार के काम आप लोग भी करेंगे तो आपको भी राज्य सरकार इसी तरह पुरस्कृत करेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को काम करना, कुछ ऐसा काम करना है जो आपको समाज के लिए आपको, और याद रखिएगा कैसे बने यह ना, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। मतदाता, पहले मतदाता कैसे चुने गए, तो ध्यान रखिएगा यह मतदान हो रहा था 1952 का हो रहा था ना प्रथम मतदान। तो यह सुबह 6 बजे ही पहुंच गए थे अपने का पोलिंग बूथ पर, क्योंकि यह नौकरी करते थे, ड्यूटी करना था इनको, कहीं इनका चुनाव लगा हुआ था। तो वोट देने की जो जागरूकता होती है ना, उसके लिए वो 6 बजे ही जाकर अपने पोलिंग बूथ पर बैठे हुए थे। तो 6 बजे पहुँचे, जब वहाँ पोलिंग बूथ के ड्यूटी करने वाले लोग पहुँचे तो उनसे आग्रह किया कि मुझे वोट देने दीजिए, मेरा चुनाव कहीं और है, मैं जल्द ही वहाँ जाना चाहूँगा। तो इसके लिए जो पोलिंग बूथ के जो अधिकारी थे उन्हें परमिशन देते और इस प्रकार वो क्या होते हैं, पहला मतदान करने वाले देश के प्रथम मतदाता हो जाते हैं। तो इसलिए उनको, इनके नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज है और उसके बाद वो जाकर अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं, वोट दूसरों को भी दिलवाते हैं और लगातार 34 बार यह आपको वोट दे चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस सब की उपलब्धि आपको ध्यान रखनी है। चलिए नीचे देखिए, ये पहले भी चर्चा भारत के विकसित देश से बनने की बाधाएं क्या उस पर हो चुकी। तो मोरबी घटना के संदर्भ में कुछ बातें लेख में किया जाता है और पहले मोरबी के संदर्भ में मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं, बस आर्टिकल को एक बार देख लेना है, ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है, मैंने पहले भी कवर कर चुका हूं, उसी को देखिए। जीएसटी संग्रह के संदर्भ में डाटा जो पहले भी दिया गया था, लगातार जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के डाटा को दिया गया है। तो इस डाटा को कोशिश कीजिए एक जगह कहीं लिख लेने का, इसलिए कि कभी भी इसका ज़रूरत आप कर संग्रह के संदर्भ में या जो कर व्यवहार बदला है लोगों का, उसमें आपको यह यूज़ कर सकते हैं। डाटा को यूज़ करना सीखिए, उसे ज़रूर लिखिएगा ताकि कभी भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते जनवरी में अमल होने की संभावना है। और मैंने जब एफटीए की चर्चा किया था ब्रिटेन के संदर्भ में, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की भी बात हुई थी, मैंने वहाँ नाम लिया था। हालांकि यह हो चुका है इनके साथ समझौता, बस अमल के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है ना, उसे लागू करने में थोड़ा देरी हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नवीन सरकार बनी है जिसके कारण ये सब चीज़ें उभर कर सामने आ गई है। तो इसके बहुत से फ़ायदे आपको देखने को मिलेगा। बहुत से सेक्टर जैसे टेक्सटाइल हुआ, लेदर हुआ, जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, इस सब संदर्भ में है ना भारत के बिजनेस बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले 4 से 8% का शुल्क लिया जाता था, जो अब कम हो जाएगा, न्यून हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिससे क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो प्रॉफिट मिलेगा तो क्या होगा, लाभ ज़्यादा होगा देश को। तो ये आपको चीज़ें समझनी चाहिए। एफटीए के बारे में मैंने आपको कब चर्चा किया, जब ब्रिटेन के चर्चा किया, लास्ट 5 से 6 दिन पहले का वीडियो होगा, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एफटीए के सारे डायग्रामा मैंने चर्चा कर दिया। बस यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जो चीज़ें हैं आप लोग इसे देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें आप भी करना सीखिए ताकि आप लोग भी चीज़ों को समझने और बेहतर तरीके से उसे इनपुट लेने का आप लोग देखिए। एक और भी चीज़ें हैं, न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये अभी आप लोग इसे याद रखिएगा। फसल विविधता में उड़ीसा ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी पर फसल विविधता क्या होता है, एक क्षेत्र या एक राज्य में या देश में फसलों की कितनी किस्में हैं, कितनी प्रकार है, तो उसे फसल विविधता बोला जाता है। वो किसी क्षेत्र में हो सकता है, किसी राज्य में हो सकता है या किसी देश में हो सकता है, सभी अपने स्तर पर देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर देश से तुलना होगा तो अमेरिका भारत में हो जाएगा, भारत रूस में हो जाएगा, भारत ब्रिटेन में हो जाएगा, भारत ऑस्ट्रेलिया में। फसल विविधता राज्य में होगा तो राज्यों के बीच होगा, और क्षेत्र विशेष होगा, क्षेत्र विशेष के बीच तुलना किया जाएगा। तो इसी में देखिए उड़ीसा पहले स्थान पर और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर हुआ, जिसका मतलब देश दुनिया में पाए जाने वाली कुल जो फसल है उसमें
755 प्रकार की किस्में आपको उड़ीसा में और 359 प्रकार की किस्में छत्तीसगढ़ में उपजती है। तो यह फसल विविधता के संदर्भ में है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें याद करिएगा। और देश भर में लगभग 5046 फसल प्रजातियाँ जारी की गई प्रमाण पत्र। भारत में लगभग 5046 प्रजातियों का फसल उत्पादन होता है, जिसमें से आपको उड़ीसा में 755 और छत्तीसगढ़ में 359 होता है। इसी के संदर्भ में फसल विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, यह क्या करता है, देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है उड़ीसा के बारे में। कुल फसल जो है, देखिए प्रमाणित कितना है, किस्म कितना है उस राज्य में, तो 995 उसमें किस्म पाए जाते हैं, जिसमें 775 को प्रमाणित कर दिया गया। उसी तरह छत्तीसगढ़ में 1002 फसलों को किस्में पाई जाती हैं और जिसमें पंजीकरण किया गया है। ध्यान रखिएगा, पंजीकरण कर दिया गया है और आपको प्रमाणित कर दिया गया है कम से कम अभी 359 को। इसी तरह बंगाल में है, झारखंड में देखिए 1080 का पंजीकरण किया गया और प्रमाणित किस्म कितना 119 है। इसी तरह मध्य प्रदेश से, तो ध्यान रखिएगा आपको यह चीज़ें कवर करनी है। तो इस प्रकार से चीज़ें अपडेट करना है। चलिए आज का वीडियो इतना ही, कल फिर हम लोग एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग युक्ति IAS का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और साथ ही साथ जो चीज़ें आप लोग को बताई जाती है उसको हूबहू सरसत लागू कीजिए अपने अध्ययन अध्यापन में। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब होगा, ध्यान रखिएगा। और ऐप पर जो भी चीज़ें दी जा रही है उसका लाभ लीजिए, पैक जो भी है उसे खरीद के हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि चीज़ें हम लोग और भी बेटर तरीके से आपके सामने आ सके। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।